Welcome to Uncovered Files. आज के इस गहन विश्लेषण की शुरुआत हम एक बहुत ही अजीब और डरावनी सी घटना से करने वाले हैं। रात का समय है, 11 साल का एक बच्चा है, उसका नाम हेलमुट है और वो अपने बिस्तर पे लेटा हुआ है। हाँ, और पूरे घर में एकदम अजीब सी खामोशी छाई हुई है। बिल्कुल। और अचानक उस सन्नाटे में उसे अपने माता पिता के कमरे से कुछ फुसफुसाहट सुनाई देती है। आवाज बहुत भारी और गंभीर है। उसके पिता अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि शायद अब समय आ गया है कि हम पूरे परिवार को खत्म कर दें, क्योंकि अब वो लोग हमारे साथ वही करेंगे जो हमने उनके साथ किया है। अरे बाप रे, एक 11 साल के बच्चे के लिए ये सुनना मतलब कितना खौफनाक रहा होगा। बहुत ज्यादा। वो पूरी तरह सुन रह जाता है। वो कुछ नहीं कहता, बस अंधेरे में आंखें खोले सोने का नाटक करता रहता है। और अगले ही दिन पूरा परिवार जंगल में एक पिकनिक मनाने जाता है। लौटकर उसके पिता अपने ऑफिस में जाते हैं। एक गोली चलने की आवाज आती है और कुछ ही देर बाद हेलमुट अपनी आंखों के सामने अपने पिता की खून से सनी यूनिफॉर्म को घर के फायरप्लेस में जलता हुआ देखता है। मैंने इस घटना के बारे में पढ़ा है। इसका मनोवैज्ञानिक असर उस बच्चे पर इतना गहरा था कि अगले 9 सालों तक उसने अपने ही घर का बना खाना नहीं खाया। क्या बात कर रहे हैं, 9 साल तक? हाँ बिल्कुल। उसे हर पल ये खौफ सताता रहता था कि कहीं उसकी अपनी माँ ही उसे खाने में जहर ना दे दे। और असल में ये केवल एक बच्चे का व्यक्तिगत डर नहीं था, बल्कि ये द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद के पूरे जर्मन समाज के सामूहिक खौफ का एक प्रतीक बन गया था। मतलब जो समाज कुछ समय पहले तक सत्ता और श्रेष्ठता के नशे में चूर था, वो अब अपने ही बोए हुए क्रूरता के अंजाम से खौफजदा था। सही कहा। और आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम इसी सामूहिक खौफ की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हमारा मुख्य उद्देश्य इतिहास के इसी काले अध्याय को डिकोड करना है। हम देखेंगे कि एडोल्फ हिटलर का उदय कैसे हुआ, उसकी क्रूर तानाशाही कैसे काम करती थी और नाजीवाद अपने चरम तक कैसे पहुंचा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। हाँ, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इन ऐतिहासिक दस्तावेजों पर चर्चा करते हुए हमारा काम किसी भी राजनीतिक विचारधारा को सही या गलत ठहराना नहीं है। हम केवल उन ऐतिहासिक घटनाओं, आर्थिक कारणों और मानवीय मनोविज्ञान का तटस्थ रूप से विश्लेषण कर रहे हैं। हम सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक इंसान जो अपनी युवावस्था में एक पादरी या कलाकार बनने के सपने देखता था, वो इतिहास का सबसे बड़ा तानाशाह बन गया। और इस पूरे विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि कोई भी तानाशाही या क्रूरता कभी भी रातों रात पैदा नहीं होती। ये एक बहुत लंबी और जटिल प्रक्रिया होती है। अगर हम हिटलर के शुरुआती जीवन को ही देखें तो ऑस्ट्रिया की सीमा पर एक छोटे से शहर में उसका जन्म हुआ था। हाँ। उसकी माँ, जिसका नाम क्लारा था, वो उसे बहुत ज़्यादा संरक्षण और प्यार देती थी, क्योंकि उससे पहले कि उनके कई बच्चे जीवित नहीं रहे थे। लेकिन दूसरी ओर उसके पिता का रवैया बहुत ही सख्त और हिंसक था। यहाँ विरोधाभास बहुत गहरा लगता है मुझे। मतलब एक तरफ माँ का जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार, जो शायद बच्चे के मन में एक तरह का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा कर रहा है, और दूसरी तरफ पिता की शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना जो उसे महसूस कराती है कि वो एकदम शक्तिहीन है। बिल्कुल सही पकड़ रही हैं आप। ये संयोजन अक्सर एक ऐसे व्यक्तित्व को जन्म देता है जो भविष्य में हर चीज पर पूर्ण नियंत्रण चाहता है। आपको पता है, 8 साल की उम्र में वो चर्च के क्वायर में गाता था और अध्यात्म की ओर बहुत आकर्षित था। तो फिर ऐसा क्या हुआ जिसने उसे इतना बदल दिया? एक बहुत ही दुखद घटना घटी। उसके छोटे भाई एडमंड की खसरा यानी मीजल से मौत हो गई, और ये भाई की मौत उसके लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका था। जब किसी बच्चे के सामने उसका इतना करीबी अचानक चला जाता है और उसे परिवार से वो भावनात्मक सहारा नहीं मिलता जिसकी उसे उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो वो यकीनन दुनिया से कटने लगता है। एकदम। उसने एक डिफेंस मैकेनिज्म विकसित कर लिया। वो अंतर्मुखी हो गया और उसके अंदर एक अजीब सा गहरा गुस्सा पनपने लगा। उसने शिक्षकों और अपने पिता के अधिकार को पूरी तरह से नकारना शुरू कर दिया। मतलब ये सत्ता और अधिकार के खिलाफ उसके पहले विद्रोह का
संकेत था। और फिर उसने कला की दुनिया में जाने की कोशिश की है ना। मैंने स्रोतों में पढ़ा कि उसे वियना के आर्ट स्कूल से एक बार नहीं बल्कि 2 बार रिजेक्शन मिला। और फिर 1907 में जब उसकी माँ की मृत्यु हुई तो वो पूरी तरह से अनाथ और बेघर हो गया। हाँ, वो वियना की सड़कों पर मजदूरी करता और अपनी पेंटिंग्स बेचता था। ये बहुत ही अजीब बात है। एक इंसान जो पहले यहूदियों के साथ पेंटिंग का व्यापार करता था, जिसके मन में उस वक्त कोई नफरत नहीं थी, वो अचानक नफरत का प्रतीक कैसे बन गया? मतलब क्या ये ऐसा है जैसे एक खाली बर्तन में जो भी पहला विचार डाला जाए वो उसी का आकार ले लेता है? ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही जाना माना सिद्धांत है असल में। जब किसी इंसान के पास कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं बचती, मतलब ना परिवार है, ना करियर, ना कोई सामाजिक रुतबा, तो वो एक सामूहिक पहचान की तलाश करने लगता है। वियना उस समय बहुसांस्कृतिक ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य का हिस्सा था और वहां जातियों के बीच भारी तनाव था। उस वक्त के मेयर थे कार्ल लुएगर। उन्होंने राजनीतिक सफलता के लिए यहूदी विरोध और उग्र जर्मन राष्ट्रवाद को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। अच्छा, तो उसने ये सब करीब से देखा? बिल्कुल। उसने देखा कि कैसे नफरत का इस्तेमाल भीड़ को एक साथ लाने और सत्ता हासिल करने के लिए बड़ी आसानी से किया जा सकता है। उसे लगने लगा कि उसकी जो भी व्यक्तिगत नाकामी है वो दरअसल समाज में मौजूद कुछ बाहरी लोगों की वजह से है। यहाँ से कहानी प्रथम विश्व युद्ध की खाइयों तक पहुँचती है। एक उद्देश्यहीन युवा जर्मन सेना में शामिल हो जाता है और बैटल ऑफ सोम जैसी भयंकर लड़ाइयों में हिस्सा लेता है। वो घायल भी होता है और उसे आयरन क्रॉस भी मिलता है। सेना उसके लिए वो परिवार बन गई थी जो उसके पास असल में कभी था ही नहीं। लेकिन फिर 1918 में जर्मनी युद्ध हार जाता है। तो ये हार उसके लिए सिर्फ एक राष्ट्र की हार नहीं थी, बल्कि उसकी उस इकलौती पहचान की मौत थी जिसने उसे जिंदा रखा हुआ था, है ना? हाँ, और ये जो युद्ध के अंत का समय था ना, वो कॉग्निटिव डिसोनेंस का एक चरम उदाहरण है। मतलब जर्मन नागरिक और कई सैनिक ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि वो युद्ध हार चुके हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि युद्ध जर्मन जमीन पर तो लड़ाई नहीं गया था। आम लोगों ने कभी किसी विदेशी सेना को अपने शहरों में मार्च करते हुए देखा ही नहीं था। उन्हें प्रोपेगेंडा के जरिए यही बताया जा रहा था कि वे जीत रहे हैं। तो जब अचानक आत्मसमर्पण की खबर आई तो समाज का मनोविज्ञान पूरी तरह चरमरा गया होगा। बिल्कुल। और हार को बर्दाश्त न कर पाने की इसी अक्षमता ने स्टैब इन द बैक यानी पीठ में छुरा घोंपने वाले सिद्धांत को जन्म दिया। हाँ, ये बहुत ही खतरनाक नैरेटिव था कि हमारी सेना तो युद्ध के मैदान में अजेय थी, लेकिन देश के अंदर बैठे गद्दारों ने, मतलब नागरिक नेताओं, यहूदियों और वामपंथियों ने पीठ पीछे हार के कागजात पर दस्तखत कर दिए। सही कहा। इस नैरेटिव ने समाज को ये यकीन दिलाया कि वे कमजोर नहीं हैं, बल्कि उनके साथ धोखा हुआ है। और इसके तुरंत बाद वर्साई की संधि ने तो जैसे इस घाव पर नमक ही छिड़क दिए। रुको, तो क्या इस अपमानजनक संधि ने ही असल में हिटलर जैसे तानाशाह के लिए जमीन तैयार की? क्या ये एक तरह का बूमरैंग इफेक्ट था? आप इसे बूमरैंग इफेक्ट कह सकती हैं। वर्साई की संधि महज एक राजनीतिक दस्तावेज नहीं था, वो एक राष्ट्र का मनोवैज्ञानिक अंग भंग था। जर्मनी ने अपना 10% हिस्सा, 13% जमीन, 75% लौह अयस्क और 26% कोयला खदानें हमेशा के लिए खो दी। बाप रे! और साथ ही उन पर 6.6 बिलियन पाउंड का एक ऐसा जुर्माना थोप दिया गया जिसे चुकाना गणितीय रूप से लगभग असंभव था। और जो नई लोकतांत्रिक सरकार थी, जिसे वाइमार रिपब्लिक कहा जाता था, उसे मजबूरन इस संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े थे। हाँ, अब सोचिए, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत ही राष्ट्रीय अपमान से हो रही है। तो जनता की नज़र में लोकतंत्र तो वैसे ही कमजोरी का प्रतीक बन गया होगा। बिल्कुल। और साथ ही जो सैनिक खाइयों से लौट रहे थे, उनके अनुभवों का भी तो महिमा मन्नन किया जा रहा था। हिंसा को असली पौरुष कहा जाने लगा। बिल्कुल। इस अति पौरुष और राष्ट्रीय अपमान के कॉकटेल ने एक ऐसे समाज का निर्माण कर दिया जहां शांति की बात करना मतलब कायरता माना जाने लगा। और वो संकट आया अर्थव्यवस्था के गिरने के रूप में। हाँ, जब जर्मनी हर्जाने की किस्तें नहीं चुका पाया तो 1923 में फ्रांस ने जर्मनी के सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक और कोयला खदान क्षेत्र, जिसे रूर कहा जाता है, उस पर सैन्य कब्जा कर लिया। और इसके जवाब में जर्मन सरकार ने जो किया वो अर्थशास्त्र की किताबों में सबसे बड़ी चेतावनियों में से एक है। उन्होंने बिना किसी सोने के रिजर्व के
अंधाधुंध कागजी नोट छापने शुरू कर दिए। इससे हाइपर इन्फ्लेशन आ गया। जी। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जमीनी स्तर पर यह कैसा दिखता था। ये बहुत भयानक था। जब मुद्रास्फीति अनियंत्रित होती है तो पैसे का मूल्य हर घंटे गिरने लगता है। लोगों को एक ब्रेड या दूध का पैकेट खरीदने के लिए बोरियों में भरकर नोट ले जाने पड़ते थे। अरे बाप रे। जिन लोगों ने जीवन भर ईमानदारी से काम करके बचत की थी, उनकी जीवन भर की कमाई रातों रात महज कागज के रद्दी टुकड़ों में बदल गई। जब आपके बटुए में रखा पैसा काम नहीं करता ना, तो आप राज्य की हर संस्था पर से भरोसा खो देते हैं। ये बहुत ही डरावना है। और फिर ग्रेट डिप्रेशन का समय आया, जब अमेरिका ने अपनी मदद बंद कर दी। 1932 तक उत्पादन 40% गिर गया और लगभग 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए। और यही वो समय था जब राजनीति पूरी तरह बदल गई। हाँ, जरा इन आंकड़ों को देखिए। 1928 में जब अर्थव्यवस्था थोड़ी ठीक थी, हिटलर की पार्टी को सिर्फ 2.6% वोट मिले थे। लेकिन 1932 में महामंदी के चरम पर वे 38 मिलियन वोट हासिल कर लेते हैं। ये सबसे हैरान करने वाली बात है कि लोग स्वेच्छा से एक तानाशाह को चुन रहे थे क्योंकि वे भूखे थे। क्या आर्थिक निराशा लोगों से उनकी तार्किक सोच छीन लेती है? देखिए, इंसान का मस्तिष्क सबसे पहले अपने सर्वाइवल के लिए प्रोग्राम किया गया है। जब सामने भुखमरी हो तो इंसान लंबी अवधि के लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में नहीं सोचता। उसे एक त्वरित समाधान चाहिए होता है। और हिटलर ने इसी सर्वाइवल वृत्ति का फायदा उठाया। बिल्कुल। उसने रैलियों में कोई जटिल आर्थिक नीतियां नहीं समझाईं। उसने सिर्फ 2 चीजें दी। पहला, एक स्पष्ट दुश्मन जिस पर सारा दोष मढ़ा जा सके, और दूसरा, एक पुराने गौरवशाली अतीत को वापस लाने का वादा। हताश लोगों के लिए ये एक मसीहा के प्रकट होने जैसा था। और ये मसीहा लोकतंत्र के ही दरवाजे से अंदर आया। 30 जनवरी 1933 को उसे चांसलर बना दिया गया, क्योंकि कुछ राजनेताओं को लगा कि वो उसे कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन असल खेल तो इसके बाद शुरू हुआ, जब तानाशाही का ब्लूप्रिंट लागू किया गया। हाँ, 28 फरवरी 1933 को जर्मन संसद, जिसे रीचटैग कहा जाता था, उसमें एक रहस्यमयी आग लग जाती है। तानाशाह हमेशा ऐसे ही किसी संकट का इंतजार करते हैं, जो आपातकाल में नागरिक अधिकारों को निलंबित करने की अनुमति देता था। कम्युनिस्टों पर दोष मढ़कर रातों रात प्रेस की आज़ादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सब खत्म कर दी गई। लेकिन लोकतंत्र की असली हत्या तो इनेबलिंग एक्ट के जरिए हुई ना। इस कानून ने उसे संसद की मंजूरी के बिना कानून बनाने का अधिकार दे दिया। मतलब संसद के अंदर हथियार बंद नाजी सैनिक खड़े कर दिए गए ताकि कोई विरोध ना कर सके। उन्होंने लोकतंत्र की सीढ़ी से ऊपर चढ़कर उसी सीढ़ी को लात मार दी। पर जनता ने इसका खुलकर विरोध क्यों नहीं किया? डर तो था ही, लेकिन एक और बड़ा कारण था आर्थिक सुधार का भ्रम। हिटलर ने हलमार शाख्तु नाम के एक चतुर अर्थशास्त्री को नियुक्त किया था। हाँ, मैंने स्रोतों में पढ़ा कि उसने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मेफो बिल्स नाम की एक योजना शुरू की थी। बिल्कुल, ये एक समानांतर या कह सकते हैं छाया मुद्रा थी। सरकार ने एक डमी कंपनी बनाई और हथियारों के कारखानों को नकद पैसे देने के बजाय इन मेफो बिल्स में भुगतान किया। इससे हुआ ये कि सरकार ने बिना आधिकारिक बजट में दिखाए बड़े पैमाने पर अपनी सेना का निर्माण शुरू कर दिया। ये तो एक तरह का बहुत बड़ा राज्य द्वारा चलाया जा रहा पॉन्जी स्कीम लगता है। एकदम सही। सार्वजनिक निर्माण कार्यों जैसे राजमार्ग बनाने और सेना के विस्तार से लोगों को रोजगार तो मिल गया, लेकिन इस पूरी अर्थव्यवस्था की बुनियाद महज उधार और युद्ध की तैयारी पर टिकी थी। लोगों को लगा कि रोजगार मिल गया है, इसलिए उन्होंने अपनी आजादी छीनने पर आंखें मूंद ली। मतलब ये सिर्फ सत्ता पर कब्जा नहीं था, ये तो पूरे समाज का ब्रेन वॉश था। हाँ, समाज की मनोवैज्ञानिक रीवायरिंग शुरू हो चुकी थी। शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह नाजी विचारधारा में रंग दिया गया। जो स्कूलों में हुआ वो तो रोंगटे खड़े कर देता है। गणित की कक्षाओं में बच्चों से ऐसे सवाल पूछे जाते थे कि अगर राज्य को एक शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति को जिंदा रखने में इतना खर्च आता है, तो उतने ही पैसे में कितने स्वस्थ जर्मन परिवारों का पेट भरा जा सकता है। ये इंसानियत की हैकिंग है। आप बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि कुछ इंसानों का जीवन सिर्फ एक आर्थिक बोझ है। एक ऐसा सिस्टम जहां विकलांग बच्चों को गैस चेंबर में डाल के मार दिया जाए और इसे दया मृत्यु कह के सही ठहराया जाए, ये सोचने पर मजबूर करता है कि इंसानियत कितनी जल्दी गायब हो सकती है। बिल्कुल। एक्शन T4 कार्यक्रम के तहत यही सब तो हुआ, और इसके साथ ही समाज में लैंगिक भूमिकाओं को भी बेहद सख्त बना दिया गया था। लड़कों को बचपन से ही आक्रामक और क्रूर बनने की शिक्षा दी गई।
ताकि वे राज्य के लिए युद्ध लड़ सकें। और लड़कियों को ये सिखाया गया कि उन्हें बौद्धिक विकास की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका एकमात्र काम शुद्ध नॉर्डिक आर्यन बच्चों को जन्म देना है। ये समाज को एक फैक्ट्री में बदलने जैसा था, जहां सिर्फ राज्य के लिए उपकरण तैयार किए जा रहे थे। और इसी मशीनरी का सबसे खौफनाक शिकार बने यहूदी, जिन्हें हर बीमारी और आर्थिक विफलता का कारण बताकर उनके विनाश कर रास्ता साफ किया गया। लेकिन इन सब के पीछे की विडंबना देखिए। जो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हथियारों के निर्माण और उधार पर खड़ी थी, उसे चुकाने का एक ही तरीका था दूसरे देशों पर कब्जा करना। हलमार शाख्त ने चेतावनी भी दी थी कि ये अति महत्वाकांक्षा देश को दिवालिया कर देगी, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया और 1939 में पोलैंड पर हमला हुआ। और फिर 1941 में उसने सैन्य इतिहास की सबसे बड़ी भूल की, सोवियत यूनियन पर हमला, जिसे ऑपरेशन बारबरोसा कहा गया। अगर हिटलर ने सोवियत यूनियन पर हमला करने की गलती न की होती तो क्या आज दुनिया का नक्शा कुछ और होता? ये टू फ्रंट वॉर लड़ना, पश्चिम में ब्रिटेन और अमेरिका और पूर्व में सोवियत संघ के खिलाफ, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। ये तानाशाही प्रणालियों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। एक समय के बाद तानाशाह अपने ही बनाए हुए भ्रम और प्रोपेगेंडा पर विश्वास करने लगता है। उसे जमीनी हकीकत बताने वाला कोई बचता ही नहीं है। ये बहुत अहम बात है। सत्ता का नशा कैसे इंसान को अंधा कर देता है। सत्ता का पूर्ण केंद्रीकरण अंततः नेता को हकीकत से काट देता है। जापान के पर्ल हार्बर पर हमले से अमेरिका की एंट्री हुई और सोवियत संघ की कड़ाके की ठंड ने जर्मन सेना की कमर तोड़ दी। जो साम्राज्य 1000 साल तक चलने का दावा कर रहा था, वो महज 12 सालों में ही खंडर बन गया। और अंत भी कितना खौफनाक था। बर्लिन में जब हार निश्चित हो गई तो हिटलर ने अपने फिजिशियन वर्नर हासे से आत्महत्या का सबसे अच्छा तरीका पूछा और फिर खुद को गोली मार ली। उसने जिस आग को पूरे यूरोप पर थोपा था, अंततः वही आग उसके अपने बंकर तक पहुंच गई। तो इस पूरे विश्लेषण से हम यही समझ पाते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की अपमानजनक संधियां, आर्थिक महामंदी और एक व्यक्ति के चालाकी भरे भाषणों ने मिलकर इतिहास का ये काला अध्याय लिखा। युद्ध केवल विनाश लाता है। बिल्कुल, और इसी विनाश को दोबारा रोकने के लिए बाद में संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं भी बनाई गई। एकदम सही। आज के इस गहरे विश्लेषण के बाद हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां ये अतीत सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक चेतावनी है। हाँ। जब हम आज के दौर में देखते हैं जहां सोशल मीडिया के एल्गोरिदम पर नफरत तेजी से फैलाई जा सकती है और जहां आर्थिक अनिश्चितताएं आज भी मौजूद हैं, तो हमें खुद से एक गहरा सवाल पूछना चाहिए। क्या हम इतिहास के उन शुरुआती संकेतों को पहचानने में सक्षम हैं, या हम अनजाने में ही उसी रास्ते पर चलने के जोखिम में हैं? इस विचार पर जरूर सोचिएगा। Please subscribe Uncovered Files.